स्कूल कैसा रहा? स्कूल बढ़िया रहा, रोहन ऐसे कह रहा था, सोहन ऐसे कह रहा था, वो मेरे को मारा था, मैंने उसको मार दिया, फिर हम ये हुआ, फिर वो हुआ, इतना डिटेल में। और फिर आइडियलिस्ट आ गया, उसको पूछा कैसा रहा स्कूल? ठीक था। ठीक था, लाइक काइंड ऑफ, दैट्स ऑल। वो क्यों? क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जो पूछना चाह रहे हैं वो बताने लायक है, इतना इतना खास है नहीं कि मैं बताऊं उसको, डिस्कशन करूं। फिर इनकी धीरे धीरे ये आइडियलिस्ट जो हैं, जैसे हालांकि क्या होता है, बचपन में सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं बात करने में, उनमें फर्क नहीं देख सकते आप, लेकिन आइडियलिस्ट धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत कैलकुलेटेड बात करते हैं। सेम बात बतानी है, बहन को कुछ और बताएंगे, पापा को कुछ और बताएंगे, और मम्मी को कुछ और बताएंगे। जहां तक उनको ठीक लगता है वहां तक, जहां तक उनको ठीक लगता है वहां तक, उतना ही बताएंगे जितना उनको चाहिए। ये एक अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ हम फोर्थ पार्ट पे हम डिस्कस कर लें, दैट इज फ्लैशी। नाम से ही दिख रहा है जैसे चमक रहा है। जी हाँ जी, फ्लैशी फोर्थ। लाइफ में एफ बच गया, बस ई हो गया, आई हो गया, एंड एफ बच गया। नाम से ही जैसे फ्लैश दिख रहा है, मतलब चमकने वाला है ना, लाइटनिंग। बेसिकली इनके जो थॉट प्रोसेस है किसी भी डिसीजन के पीछे, वो वही चमकने वाली ही होती है कि हमारा जिक्र होना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। आई शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर किसी की बात का मतलब सेंटर अपन होने चाहिए। इनका एक खास डायलॉग होता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। वो इन्हीं का होता है। बाकी तीन पर्सनालिटी बदनाम होती हैं, उनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इमेज खराब हो रही है, बट दे रियली डोंट केयर, इनको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ये समझिए, ये लाइन में वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब इसमें जो आप डेली लाइफ के जब आप बिहेवियर को देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा। मतलब सेंटर यही है, बात यही है कि उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा। पापा उसकी बहन के लिए, मतलब फ्लैशी की बहन के लिए कुछ ले आए, या मम्मी ले आई कि मैं तेरे लिए ये लेके आया हूं, तो फ्लैशी एकदम बोलेगा और मैं मतलब मेरे लिए क्या लाए, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी तो कोई केयर ही नहीं करता। दिस इज द कॉमन डायलॉग जो एक फ्लैशी बोल सकता है, ठीक है ना, बहुत कॉमन। दूसरा, ये इस तरह से बिहेव करेगा कि इससे बात करते रहो, मतलब
भाई अगर कहना है इसको कहो, सुनाना है इसको सुनाओ, इवन डांटना भी है ना तो इसको डांटो, वो ऐसे बिहेव करेगा। यानी कि आप इसकी तारीफ कर रहे हो, यानी हाँ एक तारीफ पे बात आया, दे लव कि उसकी उनकी तारीफ हो। अगर मान लो बाय चांस इनकी तारीफ नहीं करी गई ना, तो ये पूछ सकते हैं कैसी लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं, मतलब ये भी पूछ सकते हैं खाना कैसा बना था, मतलब अगर किसी ने नहीं बोला कुछ तो इनको कह के करवानी होती है तारीफ बेसिकली फ्लैशी को। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग अगर कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे कोई और काम कर रहे हो, जब तक तारीफ मिल रही है तब तक पूरे एंथुसियास्टिक हैं, तब तक पूरे मोटिवेटेड हैं, और कोई तीसरी चीज इनको नहीं चाहिए। क्लियर? अब इस चक्कर में ये इतना बोलते हैं, इनको लगता है कि और मेरी मम्मी ना किसी और से बात ना करे, बस मेरे से ही करती रहे। किसी और से करने लगेगी अगर मम्मी तो बीच में टोक देगी, ये फ्लैशी बीच में इतना रोकेगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने इसको टेबल पे बिठा दिया, कहा कि बैठ के पढ़ ले आराम से, और ऐसे बिठाया और बिठा के और उसको बोला कि अब तू पढ़ ले। जैसे ही मम्मी जाने लगी, मम्मी 1 मिनट ये बताना क्या लिखा हुआ है, फिर मम्मी ने उसको बता दिया, फिर चलने लगी, फिर मम्मा ये देखना ये भी ये नहीं समझ आ रहा, फिर ये बता दिया। 3-4 बार अगर इस तरह की एक्टिविटी, फिर मम्मी कहेगी तो एक काम कर चुपचाप बैठ के ना पढ़ ले, जब तक ये पूरा ना हो ना तब तक आवाज नहीं लगानी। और मान लो मम्मी चलेगी किचन में खाना बनाने के लिए, तो पीछे से आवाज आ रही, मम्मी वॉशरूम जाना है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी हो गया एंड काइंड ऑफ। हाँ, और अगर मम्मी किचन से बोल रही है तब तक तो ठीक है, अगर मम्मी चुप हो गई, बोला नहीं कुछ भी, पीछे से जवाब नहीं आया, तो हो सकता है कि पास में पानी वाला गिलास रखा हुआ था वो नीचे पड़ा मिले आपको। जब आप कांच की आवाज आएगी भागेगी मम्मी, क्या बदतमीज है, तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को दिखता नहीं और फिर वो अंदर ही अंदर क्या फील हो रहा था कि अब भी तो आई इतनी बार बुलाया, व्हाई डिडंट यू कम दैट टाइम। मतलब उनको आप डांट रहे हो तो भी वही फीलिंग आ रही है, उनका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे को देखते रहो, मेरी तरफ बात करके चाहे डांटो चाहे प्यार करो मुझे नहीं पता, पर देखो मेरी तरफ। ये लोग टीचर का भी फेवरेट बनने के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब आप देखोगे दे आर बेसिकली, इनको हम कहते हैं हैप्पीएस्ट चाइल्ड एवर, इनको हम सेलिब्रेटिंग चाइल्ड बोलते हैं। सेलिब्रेटिंग चाइल्ड मतलब बर्थडे हो किसी का, शादी हो किसी की, मतलब क्या इनके चेहरे की जो रौनक देखने लेके होती है, मतलब इनको शॉपिंग कराने चले जाओ तो मतलब मजाल है, इनको पूरे दिन से पहले एक इनको कुछ पसंद आ जाए, महाभारत होती है इनको शॉपिंग कराना। मतलब इनके साथ इनका पति एक ही बार जा सकता है बस शॉपिंग कराने लेकिन ये इतने शातिर होते हैं कि फिर मना लेते हैं जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनको बेसिकली ऐसी चीज चाहिए जो बाकी किसी के भी पास ना हो। जैसे लिसनर को ऐसी चाहिए कि जो उसके पास थी वैसी ले लेता हूं, लेकिन इसको चाहिए कि किसी के पास होनी ही नहीं चाहिए अगले 5 साल तक भी। समझ रहे हैं कि बेसिक फंडा क्या है? इनके ऊपर आरोप लगता है बहुत बोलता है तू या बोलती है, मतलब दे आर बेसिकली एक्यूज्ड ऑफ टॉकिंग टू मच। और दूसरा, इनको अगर आप ना कोई काम दे दो, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, सिंगिंग हो, डांस हो, डिजाइनिंग हो, एनीथिंग, यू विल सी परफेक्ट। इवन अगर आप इनके क्लास की परफॉर्मेंस देखो, दे विल स्कोर मोर देन 99% बिकॉज इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि इनकी जो मेमोरी होती है वो फोटोग्राफिक होती है। फोटोग्राफिक मतलब इनका क्या होता है, थोड़ी देर देख लें अगर किसी पेज को तो पूरी फोटो छप जाती है। वो जब याद करते हैं तो उसे छत की तरफ देख के याद करते होते हैं कि ये वाली चीज वहां लिखी हुई थी, ये वाली चीज वहां पे लिखी हुई थी, काइंड ऑफ। ये रट्टा बहुत जबरदस्त होता है। इनका एक खास डायलॉग होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका एक खास डायलॉग होता है कि हमसे ना पढ़ा लो जितना मर्जी, पर पेपर नहीं होने चाहिए ठीक है ना?
एग्जैक्टली सेम डायलॉग होता है, चाहे कहीं बैठा हो वो, कि पढ़ने से दिक्कत नहीं है बट पेपर से दिक्कत है, क्योंकि पेपर जब होगा, हाय मेरा कल पेपर है, तेरी तो हुई नहीं, सबको फोन करके बताया कि मेरा तो पेपर है, मैं तो तेरे कितना हो गया, मेरा तो इतना रह गया, मैं तो ये पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बट व्हेन दे एंटर द एग्जामिनेशन हॉल दे डू एक्सट्रीमली वेल। उससे पहले इनकी जो घर में कोई आना होता है, मान लो फ्लैशी घर की मालकिन है फॉर एग्जाम्पल, और हस्बैंड ने फोन कर दिया कि कल डिनर पे मेरे फ्रेंड आएंगे, शी विल ट्राई कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, कोई शिकायत का पहले नहीं बताते हो, पता नहीं क्या होगा, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे, काइंड ऑफ लाइक। बट व्हेन दे एंटर सारा डर गायब। इनकी दूसरी आदत एक होती है शिकायत, मतलब हर किसी की शिकायत। ये ऐसा भी कर सकते हैं, कोई शिकायत करने को नहीं मिल रहा है, कि भाई को थप्पड़ मार के बोले कि मम्मी ये मार रहा है मम्मी बोले कब मैंने कब मारा, कहते नहीं मारा नहीं, अब मारेगा तो बेसिकली इनको खेलना, उसी से लड़ रहा है। मेरी एक दोस्त है और वो ना मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को शक्ल नहीं देखनी उसकी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो। और मान लो वही दोस्त सामने से आ जाए, उसका नाम पे, हाय पिंकी कैसी हो, बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त, देखा ये इनका खास बिहेवियर है कि आप उसी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो, बट वही पर्सन जब सामने आ रहा है तो यू आर मोर देन हैप्पी। तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये असल में मतलब कौन सा बिहेवियर वाला है। इनको हम बेसिकली नेचुरल एक्टर्स बोलते हैं, दे आर नेचुरल एक्टर्स। आमतौर पे इनके साथ वाले जो इनके भाई बहन होते हैं वो इसको ड्रामेबाज बोलते हैं कि बहुत ड्रामेबाज है, इतना ड्रामा करती है। और एक्चुअली दे आर मेंट फॉर ड्रामास। ऐसे बच्चे स्कोर करने में 100% स्कोर करते हैं। देखिए कमाल, देखिए आप इनका, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं के अंदर आपकी, जब आप अपने पेरेंट्स को जब आप बताएंगे ना, मैं आपको, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एफिशिएंट जो पर्सन था उसका एनर्जी लेवल हाई होता है, उसकी मां आपको शिकायत बताएगी ये टिकता ही नहीं है, तो आप उसको सोल्यूशन बताओगे कि आपने टिकना ही नहीं देना समझ रहे हैं आप? उसका जो बिहेवियर है वही उसकी समस्या है और वही उसका सोल्यूशन है एक्चुअली। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना शुरू, वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी खासियत है। अब ये वाला बच्चा जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक तो था वो एफिशिएंट जिसने टारगेट चूज कर लिया और उसके बिना उसको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए तो वो डायलॉग बढ़िया है कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ये उसी के लिए है बस, खाली एफिशिएंट के लिए। दूसरे वाले तो सपना लेके वापस की दूसरा सपना लेने के लिए सो जाते हैं। ये जो फ्लैशी है ना, ये ऐसा है, इसने टेबल टेनिस ज्वाइन किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल आ गया, या लॉन टेनिस ज्वाइन किया या फिर बैडमिंटन ज्वाइन किया और मेडल आ गया। मेडल आने के बाद आप घर गए, अगले दिन तैयार होना है कि चल चलते हैं, कि नहीं मम्मी बैडमिंटन नहीं करना, अब कुछ और करना है, नाउ समथिंग एल्स। एक मेडल में तेरा स्टेट मेडल आ गया बेटा, तू नेशनल खेल सकती है, ये नहीं इसमें खेलेंगे। दूसरे में खेलने जाओ वहां भी नेशनल लेवल का प्लेयर, तीसरे में जाओ वहां भी नेशनल, आर्ट करने जाओ वहां भी नेशनल, म्यूजिक भी अल्टीमेट, डांस भी अल्टीमेट, क्लास में पढ़ाई में भी अल्टीमेट, सब कुछ बहुत बढ़िया है इस बच्चे का। फ्लैशी पर्सनालिटी, क्योंकि दिक्कत क्या है, जिसको आप आईक्यू कह रहे थे ना मैम, और जिसको हम लोग आईक्यू मानते हैं, वो बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का टोटल होता है। और हमारे ब्रेन में 8 हिस्से ऐसे हैं, मतलब 10 लोब हैं हमारे ब्रेन के, अगले 2 को छोड़ के जो पीछे वाले 4 हैं वो 8 की 8 इंटेलिजेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं अपने को, मतलब यही इन्हीं में सारा एक्सप्लेनेशन है। फ्लैशी की खासियत यह है, मैक्सिमम टाइम फ्लैशी के, अच्छा उनमें जो इंटेलिजेंसेस कैसे डिक्लेयर होती है इसका सोल्यूशन, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और बच्चे की काबिलियत ये कैसे पता लगेगी और कैसे बताएंगे हम माँ बाप को, एंड देन व्हाट इज आवर टास्क। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है।
मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, हम कोई मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाने वाले। हमारे पास इस तरह के, समझ लो ये लोब्स हैं ब्रेन के, समझो कमरा है हमारा, एक कमरा, 10 कमरे हैं अपने पास, 10 लूप हैं एक तरह से, वहां पे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स समझो हमारे सिपाही, ताकत मतलब दिमाग की ताकत समझ लो ना। उस न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। भाई कोई भी बात हमें बताई, वो स्टोरेज, जैसे कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ लिखा तो वो सब कुछ स्टोर होता रहता है, जब भी जो फाइल चाहिए होती है उस पर क्लिक किया और वो फाइल बाहर निकल आती है। सेम इज द केस, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो भी चाट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग इन द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ डाटा, बिट्स की फॉर्म में वो जा रही है जैसे कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर में फर्क और हमारे में फर्क इतना है कि कंप्यूटर में आपके वही स्टोर होगा जो आप एंटर करोगे कीबोर्ड से, कुछ और नहीं जाएगा। हमारे यहां क्या है, आप करो ना करो, जो देख रहे हो वो जा रहा है, वो जाके स्टोर हो रहा है, मतलब आप वो सब कुछ स्टोर हो रहा है अंदर, एवरीथिंग। मतलब जितने मैं कदम चल रहा हूं, ये कदम की काउंटिंग करके भी दिमाग स्टोर करके रख रहा है पीछे, इतना चला था वो। जैसे अपने पास जितने भी बाहर गैजेट्स है ना, सब अंदर है समझो। वो सारी कैलकुलेशंस जो अंदर होती हैं वो काम करता है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स हमारे पास हैं 1000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे पास पूरे ब्रेन में, ठीक है। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 10 लाख कंप्यूटर के जितनी है। मींस आप अपनी कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि वो अनलिमिटेड है। जिसको अनलिमिटेड टीचर्स कह रहे थे, अनलिमिटेड कैपेसिटी, वो ये कैपेसिटी है। यानी कि कोई भी दिमाग, कोई भी बच्चा कोई भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो डायलॉग है जो माँ बाप बोलते हैं कि उसके भी तो 4, उसके भी तो 2 हाथ हैं, तेरे भी 2 हाथ हैं, सबका दिमाग बराबर होता है। ये काइंड ऑफ दिस, कि चाहे किसी का आईक्यू कम हो मैम, चाहे किसी का आईक्यू ज्यादा हो, चाहे किसी की इंटेलिजेंस कम हो, किसी की ज्यादा हो, कोई भी काम हर बच्चा कर सकता है। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है कि 10 हिस्से हैं हमारे पास ब्रेन के, 10 हिस्सों में करोड़ों न्यूरॉन्स ऐसे करके हमने थ्रो कर दिए, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो कोई से 4 हिस्से एवरेज से ज्यादा हैं। भाई हम 100% को मान लेते हैं, 100 हमने ये मान के लेते हैं कि 100 न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, हमने वो ऐसे करके थ्रो कर दिए, सब में चले गए, वो लूप बंद हो गया, एनर्जी लेवल बंद हो गया, जो एवरेज आई 12.5। अगर 100 को 8 जगह डिवाइड करेंगे तो 12.5 एवरेज आई। तो यानी जिसके पास 12.5 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, उस जगह पे सोल्जर ज्यादा है, उस जगह पे एनर्जी ज्यादा है। यानी उस जगह से मिलता जुलता काम करेंगे तो अपने आप ही करने का मन करेगा, और जहां ऑलरेडी सोल्जर्स कम है वहां जोर ज्यादा लगेगा। यानी स्टेबल को सरकाना है तो इस पे डिपेंड करेगा कि जो सरकार है उसकी ताकत कितनी है। बुलडोजर को सरकाना है, 4 आदमियों को सरकाना है, या एक 2 साल के बच्चे को सरकाना है, या एक चींटी को सरकाना है, ये समझ लो आप। यानी ताकत कितनी है अपने दिमाग में, और वो काम कर रहे हैं तो जोर ज्यादा लगेगा, मन भी नहीं करेगा करने का। लेकिन अगर हमारे पास वहां फुल एनर्जी लेवल है, वही काम कर रहे हैं, तो जोर भी कम लगेगा और आनंद भी खूब आएगा करते हुए। समझ रहे हैं ना। अब इसको सरकाने के लिए मुझे क्या जोर लगाना पड़ेगा, मेरी हाथ में है इतनी ताकत। क्लियर ना। अब क्या होगा कि जो ये फ्लैशी बच्चे होते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था, इनकी खासियत क्या है कि 10 न्यूरॉन्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वो जो सर्किट बनते हैं अंदर जो कंप्यूटर पे, वो सर्किट नहीं बनते, और वो जो लोब है वो बंद नहीं होता, वो खुला रह जाता है। ये फर्क है। समझ रहे हैं आप बात को। अब खुला रहने से क्या होगा, 10 के 10 लोब या 4 लोब या 5 लोब ओपन है। ओपन है का मतलब अब कोई भी काम करेंगे, जैसे अभी इंटेलिजेंसेस आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है। कोई भी काम करेंगे उससे रिलेटेड जो लोब हैं, यानी जहां जो एनर्जी चाहिए, वो सारी एनर्जी वहीं आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो एकदम उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप की होती है। फिर इंटरेस्ट दूर इसलिए चला जाता है क्योंकि उसे दूसरी चीज में भी इंटरेस्ट आ जाता है। फ्लैशी की खासियत यह है कि वो सुबह डॉक्टर बनना चाहता है, दोपहर को वो इंजीनियर बनना चाहता है, और शाम को राष्ट्रपति बनना चाहता है, अगले दिन फिर जज बनना चाहता है, फिर दोपहर को वो वकील बनना चाहता है, फिर शाम को वो कुछ और बनना चाहता है।
उसको ये तो पता है कि मैंने टीचर नहीं बनना बस, उसको ये तो पता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी बस, उसको ये नहीं पता करना क्या है, लेकिन इतना पता कुछ बड़ा सा करना है, टोर होनी चाहिए अपनी जबरदस्त, मतलब टोर मतलब वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब कि लोग उसको देखें। तो वो जितने काम कर रहा है बेसिकली, अब भाई एक उसने बैडमिंटन ज्वाइन किया था, बैडमिंटन ज्वाइन करके उसने नेशनल लेवल का एक मेडल ले लिया, अब उससे ऊपर मेडल नहीं आता तो अब कहीं और लेते हैं ना। ये वाले लोग बार बार यही तारीफ करते रहेंगे, क्या फायदा, अब कहीं और से तारीफ लेते हैं, बिकॉज ही कैन डू एनीथिंग, क्योंकि उसके वो लोब खाली पड़े हैं, उसके पास एनर्जी लेवल ओपन है, ही कैन गो एनीवेयर, ही कैन डू एनीथिंग। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वो एक चीज पर नहीं टिकेगा कभी भी। यानी इफ यू विश कि तू बेटा एक चीज को फोकस कर ले, एक काम कर ले, तो कुछ भी कर ले, एक गेम खेल ले और ये कर ले, ही विल नेवर एवर डू। नहीं, फोकस्ड है वो अपने काम में, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसको हर काम करना है बेसिकली। और अगर मैं ये कहूं कि ऐसी जिंदगी सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, एंड दैट इज ड्रामा वर्ल्ड, एक्टिंग वर्ल्ड। दे आर नेचुरल एक्टर्स। मैंने बताया शुरू में ही, ये सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं और किसी चीज के लिए नहीं बने। उस चक्कर में आप इनको जितना चीजें सिखा सकते हो सिखाते रहिए, ये उनका इस्तेमाल फिर उस वर्ल्ड में यूज करेंगे। अगर आप इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देते हो, इनको अगर आप एक्टिंग क्लासेस देते हो, इनको आप म्यूजिक क्लास देते हो, डांस क्लास देते हो, दे विल बी मोर देन हैप्पी। सुबह कुछ कर रहे हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम पेपर से अगले दिन तक भी नहीं रहता। पेपर मतलब 3 घंटे का पेपर है, 12 बजे तक पेपर है, 9 से 12, 12 बजे सब भूल जाते हैं। ये आप घर आकर के पूछे, हो गया बस, अब नहीं आता कुछ भी। अपन ने सिर्फ पेपर के लिए याद किया था, जिंदगी के लिए नहीं याद किया था। और यही कारण है। और यहां दिक्कत यह है, हमारे यहां आईआईटीज में भी इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, हमारे यहां पीएमटी में भी इन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होते हैं मैक्सिमम, हमारे यहां हर जगह इन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर दिस। वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि दे गिव फ्रीडम। अब यहां माँ बाप को, जहां आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, इस बच्चे के पास अगर अपने हुनर को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, डांस को लेकर के, डिफरेंट एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अगर यहां वाले बच्चों के माँ बाप को स्कोप दिखते नजर आ जाएंगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों को किताबों के अंदर रगड़ के रखो, स्पेशली इन बच्चों के माँ बाप को पता लगने के बाद, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने के लिए बने ही नहीं है। ये नोवेल तो पढ़ने के लिए बने हैं, पर नोवेल को पढ़ के सुनाने के लिए नहीं बने। मैं कह रहा हूं नोवेल पढ़ने के लिए बने हैं, बट ये नोवेल सुनाने के लिए नहीं बने, ये उसी को रिपीट करने के लिए, अपनी नई बनाने के लिए बने हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ये राइटर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये मतलब सारा काम करके, इनको जहां लोगों के बीच, जब तक लोग, जिस काम में लोग ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं तब तक उस काम में है। जैसे ही स्टेबिलिटी आई वैसे ही अब मुझे ये वाली जॉब अच्छी नहीं लगती, अब मुझे कुछ और करना है, जाना ही जाना इन्होंने छोड़ के। अगर ये वहीं रह गया कॉन्टिन्यूअस एक ही जगह पर, मतलब ये तो एक ही जगह बैठ भी नहीं सकते। जिनके घर में हो, आप में से है किसी के घर ऐसा? एक और दो, इनके घर में अब 2 बच्चे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, आप वैलिडेट कर सकते हो मेरी बातों को, एक भी लाइन गलत नहीं बोली मैंने, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो स्पेशली आपको ही बतानी है, वो पब्लिक में नहीं बतानी, इसलिए वो रोकी हुई है। वो पर्सनल काउंसलिंग की बात है, जर्नल ये आपके लिए, जब आप एक फाइनल ट्रेनिंग और होनी है, वो उन्हीं की होनी है जो यहां वाली पास कर जाएंगे। तो अब क्या है कि इन बच्चों की आप एक जगह पे टेबल और कुर्सी भी नहीं रख सकते ज्यादा दिनों तक, उनको बदलनी ही बदलनी है वहां से। मतलब एक चीज कॉन्टिन्यूअस इनकी लाइफ में रह ही नहीं सकती, चाहे वो घर हो, घर में से भी भागने को कोसेंगे, घर बदल लो ना मम्मी, कुछ जगह दूसरी जगह ले लो ना, दे विल ऑलवेज ट्राई। टीचर भी सेम ना रहे, कोशिश करें अगले साल नया आना चाहिए। अब बड़ी दिक्कत क्या है, लिसनर सोचता है मेरा टीचर ना बदला जाए, उसके लिए सेक्शन चेंज होना भी प्रॉब्लम है, और ये कह रहा है कि मुझे एक जगह नहीं रहना, मुझे टीचर बदलना है। ये तो ऐसे होते हैं, फीस जमा कराने के बाद बोलते हैं इस वाले ट्यूशन का समझ में नहीं आ रहा, अगले वाले पे जाओ। ये कहते तू पहले क्यों नहीं बताया, पहले वो फीलिंग आई नहीं थी ना, तो
स्टेबिलिटी आ गई, फीस जमा कराते ही, पूरी फीस जमा कराते ही स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी पसंद नहीं कि अब यहां से बदलो भाई, ये तो पूरी फीस हो गई जमा, लाइक दैट। तो इस तरह से ये थी पर्सनालिटीज, मतलब जहां अब बीच बीच में जब हम चलते जाएंगे तो जैसे ही कोई बात और मतलब मेरा सर्किट भिड़ेगा आपस में तो याद आ जाएगी, तो फिर मैं फिर जिक्र कर दूंगा। ये अभी तक का ये मतलब था कि अभी हमने चारों पर्सनालिटीज को डिस्कस कर लिया अलग अलग। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, जैसे मैम ने पूछा था कि क्या दो पर्सनालिटीज एक ही पर्सन में हो सकती हैं? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज चार ही तरह के थोड़ी लोग होंगे दुनिया में, ये कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए एक पर्सनालिटी जो घर में है, इंट्रा वाली, वो लिसनर है, और बाहर वाली एफिशिएंट है, तो मतलब घर वाले सोचेंगे कि इतना बुद्धू है ये, बाहर जाते ही वो मतलब अपने आप में हीरो बन जाएगा। या अगर एफिशिएंट घर में है और बाहर लिसनर है, तो तू घर में तो बड़ा मतलब रहता, किसी की मानता ही नहीं, बाहर तू मतलब कुछ भी नहीं करता, बाहर जो लोग कहते हैं वही करता है ना। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बिहेव करेगा? ये उस चीज पे बिहेव करेगा कि वो बच्चा है कहां, उस वक्त बैठा कहां है, घर में बैठा है कि घर से बाहर बैठा है, और दूसरा जिससे बात कर रहा है वो कौन है। अगर वो उसके साथ रहने वाला ही बंदा है तो उसकी इंट्रा वाली पर्सनालिटी उससे बात कर रही है, और अगर बाहर वाला बंदा है तो बाहर वाली कर रही है। इसीलिए कई आदमियों के बिहेवियर में आपको चेंज मिलेगा कि वो घर में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, और कुछ नहीं मिलते, कुछ सेम होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। यही डिफरेंस है। तो पर्सनालिटीज क्लियर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जिसमें आपको 3 या 4 या ज्यादा नजर आ रही है ना, वो मोर प्रोबेबली या तो लिसनर है या फिर फ्लैशी है। लिसनर कॉपी कर लेता है और फ्लैशी को तो ड्रामे करने होते हैं, उसको तो ड्रामे से मतलब है, उसको और कोई मतलब नहीं। वो या तो आपको अपना समझता है या वो अपना नहीं समझता है, इस बेसिस पर ही पर्सनालिटीज हैं। आपसे बात कर रहा है तो वो आपको क्या समझता है। वैसे तो जो आपका सवाल है उसका सही जवाब तो ये है कि एक इंसान में चारों होती हैं, हम सब में चारों होती हैं। डोमिनेटिंग जो पर्सनालिटीज हैं उनकी बात हो रही है कि बिहेवियर के पीछे का डिसीजन मेकिंग जो होगा वो उस पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट किस चीज का होगा। ऐसे तो एफिशिएंट पर्सनालिटी को भी बेचारे को नौकरी करनी पड़ी रही है ना, वो भी कह देगा क्या करें, नौकरी कर ही रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, उसमें भी खुश होना शुरू ढूंढ लेता है, उसमें खुशी। जी, पॉपुलेशन के अंदर ना 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 परसेंटेज, हाँ वो परसेंटेज आता है आपके पास जब रिपोर्ट आएगी ना बच्चों की, अभी जब फाइनल जब एक एक चीज को करेंगे वो आपके पास आएगी। पर्सनालिटीज में कुछ डोमिनेशन नहीं है, पर्सनालिटी तो बिहेवियर को बेसिकली डिसाइड कर रही है। यहां जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो है बिहेवियर, और बिहेवियर कम या परसेंट ज्यादा कम का तो कोई सीन ही नहीं है भाई। वो जिससे बात कर रहा है उसके साथ वो एफिशिएंट बात कर रहा है, बाहर वाले से कौन सी पर्सनालिटी बात कर रही है, तो परसेंटेज का इसमें रोल नहीं है, बस ये है कि कौन सी पर्सनालिटी है। हाँ, पर्सन टू पर्सन ना, चारों के लिए अलग अलग बिहेवियर उनका होगा जो आइडियलिस्ट हैं, सबका नहीं होगा। जैसे लिसनर्स हैं, उनका बिहेवियर घर में 4 आदमियों से अलग अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एफिशिएंट का भी नहीं हो सकता, एफिशिएंट ने नहीं मानी तो नहीं माननी। अब पापा के सामने आके डर के मारे बोल नहीं रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि पापा से सहमत हो गया एफिशिएंट, वो सिर्फ चुप है। वो उसकी स्मार्टनेस है अपने बिहेवियर को शो करने की, दिमाग में उस विरोध को रोक नहीं सकता वो। उसका दिमाग में अगर ये आ गया मैंने नहीं माननी है, अभी ठीक है तू पढ़ ले बैठ के, अब उसको उसका पापा जबरदस्ती किताब के सामने बिठा सकता है, पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती लिसनर को बिठा दोगे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ लेगा। एफिशिएंट को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते आप। तो पापा के मम्मी के सामने एफिशिएंट ये बोल सकता है कि मैं नहीं करता जाओ, पापा के सामने नहीं बोले क्योंकि हो सकता है थप्पड़ आए, तो वो अगले बिहेवियर को मॉडिफाई किया है उसने, थॉट नहीं रोक सकता वो अंदर कि मैंने नहीं पढ़ना। एफिशिएंट को ऐसे है घर में
स्कूल में भी हैं। मैं मेरे ख्याल से इसका जवाब दे चुका हूं कैसे करा सकते हैं। देखो इसका अगर थोड़ी स्मार्ट वे में जाएंगे, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर थोड़ा स्मार्ट वे में जाएं कि जैसे एफिशिएंट को मोटिवेट करना है, किसी एफिशिएंट के 60% मार्क्स आ रहे हैं, उसका कंपटीशन 90% वाले के साथ करने लगोगे, वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। 60% वाले का कंपटीशन 62 वाले के साथ करवा दो। सिर्फ लॉजिक होता है, एफिशिएंट पर्सनालिटी लॉजिक से समझ में आता है। बैठ के एक दिन जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है फॉर एग्जांपल, उसमें तो खैर ओपन होती है, बट काउंसलर है जो आपका स्कूल का, वो काउंसलर एक काम कर सकता है कि ये 65% इसके मार्क्स आ रहे हैं और अभी ये एफिशिएंट है, तो क्लास के अंदर दूसरा एफिशिएंट कौन है जिसके 70 आ रहे हैं, उन दोनों के कंपेयर कर लो और वहां लाओ। वहां पे सिर्फ आपको 3-4 वो देखेंगे, जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करके, तो आप देखेंगे कि वो मैथ्स में ज्यादा है तो फिजिक्स उसमें कम है, इंग्लिश में कम है, एक जगह ज्यादा है तो दूसरी जगह कम है। तो वो आपने सिर्फ उसको इतना लॉजिक देना है। वैसे यार इतनी सी बात है थी, अगर तेरे इन 3 सब्जेक्टों में थोड़े से हो रहा जाते ना तो इससे आगे निकल सकता था, निकल सकता है, बस उससे इतना पूछ लो। अगर आप उससे ये कहोगे ना कि तेरे को इससे आगे निकलना है, ही विल नेवर एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट। आपको सिर्फ उससे बना निकल सकता था, वैसे निकल सकता है। अगर उसने कह दिया यहां तो समझो आपका काम हो गया। अगर वो कहेगा देखता हूं करता हूं, फिर इसका मतलब फिर स्टेटमेंट चेंज करो, कहीं और से लेके आओ फिर कुछ और। नो, ये अब आपकी स्मार्टनेस है कि आपको उसको चैलेंज ही देना पड़ेगा। ओनली चैलेंज इज द वे ऑफ टू मोटिवेट, ओनली चैलेंज। वो इसलिए नहीं देना कि वो आपके कहने से 65 से 70 तक थोड़ा तो धक्का स्टार्ट हो सकता है, लेकिन घर में उसके बाप ने 90 का दे रखा है, वहां गरारी फंसी कि 90 तो लेने नहीं। वी नीड, वहां पे उसके फादर को भी समझाना जरूरी है उस लेवल पे आकर के कि नाउ योर स्टेटमेंट शुड बी चेंज्ड। क्योंकि अगर फादर भी एफिशिएंट है, क्योंकि जेनेटिक होता है जो मैं बता रहा हूं, अगर एफिशिएंट का फादर भी एफिशिएंट है तो ये मैक्सिमम टाइम ये कंफर्मेशन आती है कि वो इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसका फादर बीच में प्रॉब्लम आ रहा है। उसको उस कहानी में से डिलीट करना पड़ेगा कि तूने टोकना नहीं है, इसको सामान सारे दिला दो, बस पढ़ने के नाम पे तेरे को कुछ नहीं कहना। फादर का रोल खत्म करना पड़ेगा पढ़ाई से, कि ये पढ़े ना पढ़े। पेपर में नहीं लिखते, तो बताया तो है सोल्यूशन, मैंने बताया तो है। यही तो स्मार्टनेस है आपकी। मतलब कॉपी पेस्ट थोड़ी दूंगा सब कुछ बना करके आपको, ये तो ढूंढना। देखिए क्या होता है, आप अगर उसके टीचर हैं तो आप उसका एज ए टीचर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो, फिर जो उसकी मम्मा है वो उसका बचपन से देख रही है। अब जो मेरा आज तक मैं आपसे मिला हूं, जितना भी मिला हूं, हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बना है, वो कोई भी बना है। जब हम और ज्यादा मिलेंगे, जब हम और ज्यादा बात करेंगे तो वो रिलेशन और लंबा होगा। तो माँ बाप का उस बच्चे के साथ में रिलेशनशिप लंबा है, तो उन्होंने अपनी लिमिट्स एक्सटेंड की हुई हैं, बढ़ाई हुई हैं, रखी हुई हैं। वो क्योंकि एफिशिएंट के घर में अगर उसके मम्मी या पापा में से एक एफिशिएंट है तो ये कंफर्म है कि उनके घर में महाभारत होती है। हाँ 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 हाँ, वही तो बता रहा हूं ना, उसको बिल्ड करने का एकमात्र तरीका है ये ठीक थी बात कि जैसे एफिशिएंट पर्सनालिटी है और बचपन में पता लग गया कि ये एफिशिएंट है, तो जब वो आपको कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह रहा है, पहले झटके ना मत करो। ना बर्दाश्त नहीं होती ना बर्दाश्त होती नहीं ऐसे लोगों को। वही कह रहा हूं ना, मैंने पहला ही शब्द यही बोला है ना कि पहले झटके उसको ना मत करो, क्योंकि उससे वो ना, जैसे ही आप ना कहोगे वैसे ही वो उल्टा पक्का पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपकी बात मान ले। अब वो काम नहीं करेगा जो आप करने के लिए कहोगे, कंफर्म है। तब धीरे धीरे आप रिश्ता इतना खराब कर लोगे कि फिर आखिर में बहुत सारे माँ बाप को तो ये भी कहना पड़ता है ऐसी औलाद से तो औलाद ना ही हो तो बढ़िया है। वो रिश्ता हम खराब करते हैं बेसिकली। इट्स नॉट द चाइल्ड कि वो खराब था, कोई भी नहीं खराब है, वो पैदा हुआ है जैसा। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम। हमने उसको समझ लिया होता, हमने अपने डायलॉग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया होता, हमने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया होता, तो दैट वुड बी इजी।
अब क्योंकि एक बार रिलेशन खराब होने के बाद इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि जो फ्लैशी पर्सनालिटी है वो 1 से 2% है, सिर्फ मैक्सिमम 2% है पॉपुलेशन में, आपको मिलेंगी नहीं। इसका मतलब बाकी की 98% पॉपुलेशन को फर्क पड़ता है कि रिश्ता खराब हो चुका है, इन दो को नहीं पड़ता। ये दो वाले तो लड़के मार पे फा के मतलब इतने मोटे मोटे आंसू निकालेंगे, क्यों जी, फ्लैशी वो गई मैम, उनके इतने मोटे मोटे आंसू होते हैं, आपको लगता है जैसे बहुत जुल्म कर दिया बच्चे पे, पर 10 मिनट में वो फिर से एकदम फ्रेश होते हैं। लेकिन एफिशिएंट और आइडियलिस्ट नहीं हो सकते अगर इनके दिमाग में अगर एक चीज घर कर गई, क्योंकि दिक्कत यह है इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है। यह समस्या है इनकी एफिशिएंट की और आइडियलिस्ट की, कि मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्होंने कोई चीज सुन ली है तो वो भूलते नहीं है, और जब भूलते नहीं है तो फिर कुछ नहीं भूलते भाई, फिर आपका कहा हुआ भी नहीं भूलते, फिर आपका करा हुआ भी नहीं भूलते, वो 6 महीने बाद भी याद दिला देंगे आपने तो ऐसा कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब जो आप आज उसके साथ कर रहे हो वो बुढ़ापे तक याद रखेगा कि अच्छा ऐसा करा था मेरे साथ, मैं बताऊंगा। क्योंकि वो मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो पर्सनालिटी इज ओवर। आपको अब सवाल पूछने हैं ढेर सारे, आपकी तरफ से सवाल आए नहीं थे मेरे पास, पर मुझे उम्मीद थी कि आएंगी। अब सवाल दो तरह के लोगों के नहीं आते, या तो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या जिनको सब कुछ आ गया हो। सब कुछ तो मुझे भी नहीं आया, आज तक 17 साल से लगा हुआ हूं। तो अब कौन सी कैटेगरी में, ये आपको देखना और बताना पड़ेगा मुझे कि हमें ये ढेर सारे सवाल पूछने हैं। अब थोड़े सवाल की कैटेगरी अब बन गई होगी, वो थोड़ा शुरू का था, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं जानबूझ के कह रहा था, तो ऑन अ लाइटर मोड। तो अभी आपके सवाल बन गए होंगे। अब जो नेक्स्ट सवाल हैं वो हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे हम करेंगे अगले, और 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को जब हम करके निकलेंगे तो आपको बहुत चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने शुरू हो जाएंगी, शुरू होंगी। जी हाँ हाँ जी हाँ जी, नहीं ये उस रिकॉर्ड हो रहा है। फ्लैशी पर्सनैलिटी है जैसे उसकी, पर हमें उसका 10th के बोर्ड में भी उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते हम। जी जी ये भी पता है कि फ्लैशी पर्सनैलिटी है, टिक कर भी नहीं बैठेगा। और MI क्लब में या किसी भी क्लब में हमें ये भी पता चल रहा है थिएटर अच्छा कर रहा है, पर एक होता है ना, एजुकेशन भी ज़रूरी है। हम उसको 10th में नहीं छोड़ सकते ना कि भैया तू थिएटर के लिए बना है, भैया तू मत कर। हमें उसको मोटिवेट उसकी एजुकेशन के लिए भी करना है, क्योंकि उसके लिए 10th बोर्ड भी ज़रूरी है। उसके लिए क्या मैं करें? आपको दो चीजें, इसके दो वर्जन निकलते हैं जो आपने बोला है। एक तो ये है, आपने बोला एजुकेशन के लिए जो आप करा रहे हो ना, जो बोर्ड है वो एजुकेशन नहीं है बेसिकली, वो तो एक सर्टिफिकेट के लिए आप काम कर रहे हो। सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं नौकरी के लिए सिर्फ, और ये बच्चे नौकरी के लिए नहीं बने होते। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये फेल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, मतलब चाहे अमिताभ बच्चन भी तो 12वीं पास था मेरे ख्याल से, 12वीं फेल था। अब करी होगी उसने बाद में, पहले करके गया था वो। कौन सा था फिर हमारा? सचिन था, लता मंगेशकर थी। सचिन था, लता थी, लता मंगेशकर थी जैसे, ठीक है। लता मंगेशकर तो मेरे ख्याल 8वीं पास है, 8वीं फेल है कि पास है? नहीं, मैंने दो वर्जन बोला, अभी दूसरा वर्जन आ रहा है। दूसरा वर्जन आपके हिसाब से अभी आ रहा है, वो जो लिसनर्स है ना 85 उनका भी आ रहा है, क्योंकि उनको ये चीजें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोई आदमी आके कह रहा है कि ना पढ़े तो ना पढ़े। एक मतलब मेरे जैसा आदमी तो कह रहा है कि ना पढ़े तो ना पढ़े, ठीक है। अब रह गई माँ बाप की बात। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप इतने अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं उन पेरेंट्स को कि दिस चाइल्ड इज नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स जो आप कराना चाहते हो, ये बना ही किसी और चीज के लिए है, लेकिन हमारे सिस्टम में थोड़ा चेंज आने में अभी वक्त लगेगा। और वो अभी ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है, या रोहतक में जैसे सुपुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, वहां पे एडमिशन लेना तो वहां भी परसेंटेज तो वो देखते हैं, मतलब ये एक वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो आप बच्चे को ये बता सकते हो पर्सनल काउंसलिंग में कि बेटा तुम्हारी ये पर्सनालिटी है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, तुम्हारा जो किसी काम में मन नहीं लगता या मन नहीं टिकता ज्यादा समय तक, इसका ये रीजन है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी कोई गलती है, इसको कर, ये
बिल्कुल सही, हम मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम्हें सबसे अच्छा ये लगता है ना, तुम्हें सबसे अच्छा ये वाला लगता है ना, तुम्हें ये सब करना चाहोगे? हाँ, हम करना चाहेंगे। अगर वो, क्योंकि दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं कि फ्लैशी को समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि आप उसको टारगेट बड़ा दे दोगे, वो बड़ा भी अचीव कर लेगा, छोटा दोगे छोटा भी कर लेगा, लेकिन उसमें अगर उसको ये नहीं नजर आएगा ना कि लोग तेरे को सुनेंगे, देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आपको एक तो उसको विजुलाइज कराना पड़ेगा ऐसे, मान ले तू वहां पे वो काम कर रहा है, हजारों आदमियों की भीड़ तेरे लिए तालियां बजा रही हैं, कितना अल्टीमेट, उसको अंदर से और वो उस वक्त एकदम कर जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे विजुलाइज बहुत जल्दी करते हैं, वो कहानी को भी ऐसे, कहानी उनके फिल्म में थिएटर की तरह चलती है, टीचर जो बोल रहा होता है बिल्कुल फिल्म की तरह चलती है। तो वो जो बच्चे होते हैं उनको जब आपने पहले विजुलाइज कराना पड़ेगा कि तू अगर यहां पहुंच गया तो तेरे को तालियों की गड़गड़ाहट और वो जो तेरे को हीरोइज्म वाली जो फीलिंग है ना वो आ रही है, वो जैसे ही वहां पहुंचा फिर उसको कह दो लेकिन यार इसके लिए तो यहां एडमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए तो ये करना पड़ेगा और इसके लिए तो यहां इतना करना पड़ेगा। ये मतलब आप उसको वहां से यहां ला सकते हो, ठीक है ना। और माँ बाप को यह समझा सकते हो कि आपको इसके ऊपर एक तरह से बंदिश ही लगानी पड़ेगी। अब क्योंकि जो लिसनर और फ्लैशी हैं, अगर आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो वो चल पड़ेंगे, कुछ भी याद कराना चाहते हो वो कर लेंगे और परमानेंटली उनके अंदर कोई मतलब ऑड या इल फीलिंग भी नहीं रहेगी। वो आप जबरदस्ती उनसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे या इतना ही अड़ना ही है कि भाई यही करना है तो मतलब कर सकते हो, लेकिन गलती से भी आइडियलिस्ट और एफिशिएंट के साथ जबरदस्ती मत कर लेना। ये बिल्कुल साफ साफ बोल देना, आपकी चलेगी ही नहीं। मतलब जो आप करवाना चाह रहे हो ना, जो नंबर जितने, वो कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। तो ये पता लगने के बाद उनको बोल देना कि भाई अब हाथ जोड़ लो, अब जो हो गया हो गया, अब अगला सुधार लो। बिल्कुल, अगले राज करने के लिए बने हैं, अपनी चलाने के लिए बने हैं, ठीक है। दे आर, आप इनकी तो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करोगे ना, अगर आप उनकी कुंडली दिखाओगे तो राजयोग ही मिलेगा, मतलब नेचुरली मिलेगा इनके राजयोग। राजयोग इन द सेंस ये दोस्त भी ऐसे बनाएंगे जो इनकी मानते हो, जो नहीं मानेगा तो चल आउट। ये तीन अपनी गुलामी कर रहे हैं, अपने तीनों के साथ खेलेंगे, अपन और किसी के साथ खेलेंगे ही नहीं। बेसिकली इनको गुलाम चाहिए, जो जैसा कहें वैसे ही काम करते रहे, चुपचाप फालतू बिना सवाल किए। ये अपनी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मतलब चाहे अगले को कुछ कराना हो, ठीक है ना। तो these are basically ये personalities part is over and next part will be multiple intelligence part, और उस पार्ट को हम टी ब्रेक के बाद लेते हैं एग्जैक्ट 10 मिनट में 12 बजे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अगर किसी भी पेरेंट को हमने सजेस्ट करना है, उनको गाइड करना है कि उसके बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट होगा जिससे कि वो बच्चा वैसा ग्रो हो जो हम सपना देख रहे हैं। कैसा सपना? मुझे लगता है कि हर माँ बाप सिर्फ एक ही सपना देखता है, टू ग्रो अ हैप्पी चाइल्ड। वो हैप्पीनेस को गलती कई बार किसी गलत चीज के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं, बस वो गड़बड़ कर जाते हैं। हैप्पी चाइल्ड अगर रेज करना है हमें, तो उसमें उनके डायलॉग्स क्या होंगे, उनकी तरफ से क्या चेंजेस आएंगे, वो हम पर्सनालिटी में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आता है कि उसको सीखना क्या क्या है, कैसे कैसे सीखना है। क्योंकि आपने क्या करना है, कभी भी किसी भी बच्चे को सजेस्ट करना है या उसको सलाह देनी है, तो उसे कभी भी सलाह मत दीजिए कि तुम वकील बनो या तुम खिलाड़ी बनो या तुम ये बनो या तुम वो बनो। क्योंकि जो लिसनर पर्सनालिटी हैं 85%, वो अपने टीचर्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो गलती से उसी तरफ चल पड़ते हैं, जबकि रास्ते और भी बहुत होते हैं। कैसे बहुत होते हैं वो अभी पता चल जाएगा। सेकेंडली, आपने उनको क्या सजेस्ट करना है, वो जैसे मैं बात करूंगा तो आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा कि फिर सजेस्ट क्या करना है। फिर जब हमें यह मालूम पड़ गया कि हमारी क्लास में पढ़ने वाले इन बच्चों की ये इंटेलिजेंस स्ट्रांग है और इन बच्चों की ये इंटेलिजेंस वीक है,
फिर हमें यह पता होना चाहिए कि उन पे जो काम कर रहे हैं उन इंटेलिजेंसेस पे उसका पर्पस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बाय बर्थ एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें पता लग गया कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, आप कभी भी मत कहिए कि तुम स्पोर्ट्स पर्सन बनो। जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में बड़ा होकर के एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सके या रह सके, तो कोई सर्कमस्टांसेस उसको कोई ना कोई जॉब भी करने को मजबूर कर सकती हैं। देन आपका सजेशन क्या होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये इंटेलिजेंस स्ट्रांग हैं, ये तुम्हें खुश रखेंगी तब जब तुम फिजिकल वर्क करोगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी 1 घंटा खेले बिना नहीं रहना, सोना नहीं है, यानी रोज सोने से पहले 1 घंटा खेलना जरूर है। समझ आ गई ना आपको? वो अपने आप बाकी के 23 घंटे उस 1 घंटे के इंतजार में काट लेगा खुश रह के। और इससे अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी बच्चे को, माँ बाप को हमने ये कह दिया कि ये बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है, और वो कह देंगे जी स्पोर्ट्स में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कम पैसे खर्च करके भी बहुत लोग स्पोर्ट्स पर्सन बने हुए हैं। बस उनका क्या हुआ कि बचपन में बाय चांस उन्होंने ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया, बाय चांस उनको किसी कोच ने देख लिया, बाय चांस कोच ने ही सपोर्ट करनी शुरू कर दी, और बाय चांस वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। दैट वाज नॉट देयर एफर्ट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसके पेरेंट्स को सजेशन देनी है कि इसको हर रोज 2 घंटे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जरूर भेजो। जब वो 2 या 3 साल तक लगातार जाता हुआ हो जाएगा, उसको कैच करने वाली चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और तब तक उस बच्चे के अंदर भी एक फीलिंग आ चुकी होगी कि बिना खेले मैं नहीं रह सकता। जैसे सचिन एक डायलॉग बोलता था, क्रिकेट इज माय फर्स्ट लव। उसने दूसरा लव करा ही नहीं, दूसरा खेल खेला ही नहीं। नहीं तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कोई भी गेम उतना ही खूबसूरत खेलता है। अब नडाल जो खेलता है वो वैसे तो फुटबॉल प्लेयर है, टेनिस खेलनी शुरू की, वहां पे भी वो मतलब ग्रैंड स्लैम 13 मार ली उसने। सो इट इज नॉट कि क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन, तो अब वो स्पोर्ट्स पर्सन का क्या होगा, स्पोर्ट्स पर्सन की खासियत ये है कि उसके पास फिजिकल एनर्जी खूब होती है। अब जिसके पास फिजिकल एनर्जी खूब होती है, वो किसी गरीब के घर में पैदा हो गया तो उसको दिहाड़ी करने में भी उतना ही मजा आएगा जितना स्पोर्ट्स पर्सन को खेल के आता है। ये बताऊं मैं आपको, ये बताना है बेसिकली। और जिसके पास फिजिकल एनर्जी ज्यादा है उसको रिक्शा चला के भी उतना ही मजा आएगा। तो जरूरी नहीं है ना कि वो स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स ही कर रहा हो, उसको ये बताना है कि तेरे को फिजिकल वर्क करना है। क्योंकि ऐसा बंदा अगर किसी के घर में नौकरी कर रहा है और उससे काम नहीं करवाओगे तो वो थोड़े दिनों में नौकरी छोड़ जाएगा कि मेरा मन ही नहीं लगता, आप काम तो कराते नहीं, खाली बिठा के रखते हो, क्योंकि उसको काम ही करना है। ठीक है जी। तो इसीलिए अपने जो डायलॉग्स हैं उनको थोड़ा हमने इस तरह से मॉडिफाई करना है कि हम किसी का फेट डिसाइड ना कर दें, हम किसी की किस्मत का उसी टाइम सिग्नेचर ना मार दें कि तुमको ये बनना है। हमने सिर्फ ये बताना है कि ये इस तरह के काम करने में तुम्हें आनंद आएगा और ये वाले काम करने में आनंद नहीं आएगा। अब आनंद का कैसे है वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि अब मैंने ये 8 इंटेलिजेंसेस मैंने लिखी हैं, ठीक है, इनको आप बाद में नोट कर लीजिएगा, यहीं लिखी रहेंगी, अपन ने छेड़नी नहीं है, अभी मत नोट करने पे मत जाइए। 8 इंटेलिजेंसेस को अगर पूरे दिमाग को मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो मेरे पास टोटल एवरेज 12.5 आती है। तो अब जब मैं ज्यादा कह रहा हूं ना, आगे से ध्यान रखिएगा हमेशा। देखो जो लिखने में मस्त है ना, फिर वो मेरे से सवाल यही पूछेंगे जो मैं बोल रहा हूं कि सर जी इसका क्या मतलब है, इसलिए लिखना बंद कर दिए, बात सुनिए। जब मैं ज्यादा कह रहा हूं तो उसका मतलब है 12.5 से ज्यादा, मतलब एवरेज से ज्यादा। कम कह रहा हूं मतलब उससे कम। अब जितनी ज्यादा कम है उतना ही कम का मतलब कम वाली बात मेरी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, और जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा वाली बात मेरी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर ना? और बीच में मॉडरेट है, बिल्कुल 12.5 है, तो इसका मतलब जितना काम करेंगे उतनी ग्रोथ। और अब जैसे मैं आपको पहली इंटेलिजेंस को डिक्लेयर वो बताता हूं डिटेल में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नाम है इसका। इंटरपर्सनल जैसे कि नाम से भी है कि इंटरपर्सन, पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि लोगों से इंटरैक्ट करने की काबिलियत, आपकी वो इंटेलिजेंस जिसकी बदौलत आप लोगों से बात करते हो, कि लोगों से बात करके आप कितना खुश रहते हो।
जिसकी ये ज्यादा है उसको लोगों से बात करने में खूब आनंद आएगा, और जिसकी ये कम है वो अकेला रहने में ज्यादा खूब आनंद आएगा। अब अगर मान लो जिसकी ज्यादा है उसको ऐसा काम करना पड़ जाए कि बंद कैबिन में बैठ के क्लैरिकल काम करना पड़ जाए, हो गई जिंदगी खराब। और जिसकी कम है उसको सेल्समैन लगा दो, टीचर लगा दो, डॉक्टर लगा दो, या कहीं रिसेप्शन पे लगा दो, हो गई जिंदगी खराब। और उसको सुबह से लेकर शाम तक इतनी टेंशन हो जाएगी कि घर जाकर के उसको पता ही नहीं होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं इसलिए मैं टेंशन में हूं। उसको पता नहीं, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी डिप्रेशन का, मेरी टेंशन का कारण यह है कि मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे पास सबसे कम है, जिसकी टेंडेंसी करने की। समझे ना आप? अब जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है पहचानोगे कैसे इस बात को? ये क्योंकि अब हमारा टॉपिक ये है कि क्लास के अंदर आपको अपने बच्चों में या अपने खुद के बच्चों में या दूसरे लोगों में देखते ही पहचान जाना है कि वे इसका मतलब ये वाली टेंडेंसी ज्यादा है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिस बच्चे की ज्यादा होगी, या इवन आप में से जिसकी भी ज्यादा होगी, आपकी बता देता हूं और बच्चों में भी सेम चीज है, वो ज्यादा देर तक घर में टिक कर नहीं रह सकते। उनको बाहर ग्राउंड में दोस्तों के बीच जाना ही जाना होता है। ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं, छुट्टी वाले दिन घर में पूरा दिन टिक नहीं सकते, उनको निकलना ही निकलना है दोस्तों से बात करने। और अगर काम करते हुए लगातार 3-4 दिन लगातार काम कर रहा है आइसोलेशन में वो बंदा,